Assalamu alaikum, dear students. Myself Asia Abbas, lecturer chemistry, your chemistry teacher. Today our topic of discussion is Heisenberg uncertainty principle. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल से बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करके आए हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को स्टडी किया और अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी पोजीशन और वेलोसिटी एट द सेम टाइम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद जब वेव थ्योरी आई, डी ब्रॉगली ने वेव नेचर पार्टिकल्स की डिस्कवर की, तो एक नए साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग। उसने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को सामल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे वर्ड है सामल्टेनियसली, इसका मतलब है एट द सेम टाइम हम दोनों क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसी अपने काम को, इसी वर्क को उसने एक प्रिंसिपल का नेम दिया जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सामल्टेनियसली। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अगर हमने मोमेंटम फाइंड आउट करना हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मेजर कर लिया है तो मैथ सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाज़ जगहों पर पोजीशन और मोमेंटम भी लिखा हो सकता है, तो इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाइजेनबर्ग ने अपने इसी वर्क को मैथमेटिकल फॉर्म दी जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेट इज डेल्टा पी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेट इज डेल्टा एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, ग्रेटर है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। अगर आप इस रिलेशन को गौर से स्टडी करें तो आपको समझ आएगी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर आप एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत हाई है, मतलब इसकी वैल्यू हमें एक्यूरेटली मेजर नहीं है, अनसर्टेन है। तो चूँकि डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है वो इसके साथ इन्वर्स रिलेटेड है, तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेटली मेजर हो जाएगी। तो इसी रिलेशनशिप को अगर आप स्टडी करें तो आपको समझ आएगी कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को एट द सेम टाइम हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर एक को हमने एक्यूरेटली मेजर किया तो दूसरी में एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हैं वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए एक इफेक्ट है डेट इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। तो ये हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए, डेट इज़ रामी लक्सी। और इसमें आर रेडियो वेव्स है, एम माइक्रोवेव्स है, आई इंफ्रारेड है, एल जो है वो विजिबल है, यूवी है, एक्स रे है, गैमा। आपको मैंने बताया था इस डायरेक्शन में जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो अंडरस्टैंड करने में ये चीज़ हमें हेल्पफुल होगी। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसकी पोजीशन डिटरमाइन करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हम उसकी पोजीशन डिटरमाइन करने जा रहे हैं। हमारे पास ना दो चांसेस हो सकते हैं, दो ऑप्शन है। एक ये कि हम एक ऐसी लाइट इस्तेमाल करें जिसकी वेवलेंथ कम है, डेट इज़ एक्स रे। दूसरा ये कि हम एक ऐसी लाइट इस्तेमाल करें जिसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, डेट इज़ विजिबल रेडिएशन। तो स्टूडेंट, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप एक या तो वेवलेंथ हाई वाली रेडिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक आप विजिबल रीजन की रेडिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप एक ऐसी रेज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, डेट इज एक्स रेज। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आप पोजीशन को ग्रेटर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस्तेमाल करते हुए
फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न देखें, आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है। आपको चीज़ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट मेमोराइज़ करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेगी ना, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ही ड्रैग करके ले जाएगी, धकेल के ले जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो अनसर्टेन हो जाएगी, एग्जैक्ट पोजीशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो इसी के से वो कहते हैं कि अगर आपने रेडिएशन ग्रेटर वेवलेंथ वाली इस्तेमाल की तो आप उससे पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बात देखिए, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट चेंज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने तो इसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एक्सरे। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज मिलियन टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैंने ये टिक आपके सामने लगाया है। इस टिक का मतलब ये है कि हम इस रेडिएशन को, मतलब एक्सरेज को इस्तेमाल करते हुए हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और काम कर लेते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट करना, मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वही दो बातें, आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ग्रेटर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस्तेमाल करें, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वो क्या है, हमारे पास विजिबल लाइट है, ठीक है। रामल उसकी में मैंने आपको समझा दिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस्तेमाल करें, जो कि एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब वो कहते हैं हम अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम एक ऐसी रेडिएशन इस्तेमाल करेंगे जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर होगी, एनर्जी कम होगी। उसकी रीज़न क्या, रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए अगर तो हमने शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस्तेमाल की, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जब वो इसके ऊपर फॉल करेगी ना तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, और उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई, उसकी वेलोसिटी तो एक्यूरेट कैलकुलेट होगी नहीं। तो वो यहाँ पे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी या मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो आपको लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये देखें, शॉर्टर वेवलेंथ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ना आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो माइक्रो बॉडी है, इसको स्टडी करने के लिए हमें लाइट फॉल करवानी पड़ेगी। अगर तो हम लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की फॉल करवा रहे हैं तो हम उससे पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी कम है, उससे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी और वेलोसिटी सर्टेन हो जाएगी, पोजीशन अनएक्यूरेट हो जाएगी और वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर हो जाएगी। लेकिन अगर हम मतलब एक ऐसी वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, तो उससे हम पोजीशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा, उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। तो एट द सेम टाइम देखिए, अब हाइजेनबर्ग बिल्कुल ठीक है, उसने ठीक कहा, एट द सेम टाइम हम दोनों क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। अगर एक में सर्टेनिटी आती है तो दूसरी अनसर्टेन हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें वही बात दोबारा से रिपीट होगी कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने पार्टिकल नेचर को स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन के। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं। तो बोहर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एट द सेम टाइम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद इसने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक डिलेमा था, एक प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। पहले हैं श्रोडिंगर, दूसरे हैं हाइजेनबर्ग, तीसरे हैं डायरेक। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो वर्क था वो श्रोडिंगर का था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ एटम के ऊपर काम किया, उसको डेप्थ में स्टडी किया और हाइड्रोजन एटम के लिए एक वेव इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो क्लास ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ड्रॉ कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, आपने इसको याद नहीं करना। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आप एक दफ़ा इसको आपको दिखाने के लिए मैंने इधर डिस्प्ले की है, आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, श्रोडिंगर क्या कहता है, बेसिकली प्रोमिनेंट जो वर्क है वो श्रोडिंगर का ही है। उसने कहा ठीक है, बहुत ठीक, हाइजेनबर्ग ने ठीक कहा है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि हम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए, ठीक है। ये हर क्लासेस में आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। अच्छा देखिए, उसने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया फॉर हाइड्रोजन एटम। आपके सामने ये हाइड्रोजन एटम है। उसने जब स्टडी करने की कोशिश की कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको पता चला एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम
न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर हम इसे बाहर की तरफ मूव करें आउटर साइड में या इनर साइड की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा यही जो कैलकुलेटेड ये वैल्यू है, ये बोहर ने भी यही कैलकुलेट की थी। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसने एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन दी। इसने कहा कि स्पेस में वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% नहीं मैक्सिमम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए ये वर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको आपने ऑर्बिट से कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्बिट वो शेल है जो बोहर ने स्टडी किए थे, ये वर्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको दो और नाम देती हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है स्प्रेड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्पर्स हुए होते हैं उस बेस पे, इसको स्प्रेड ऑफ चार्ज भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं। तो ये आपने एक दफ़ा बुक रीड कर लेनी, वहाँ पे पैराग्राफिंग है, मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपने अच्छे से इसको सुना और समझा तो उसके बाद आप बुक रीड करिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक नया टॉपिक है आज के लेक्चर का, डेट इज़ क्वांटम नंबर। बेसिकली ये ना सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, क्वांटम नंबर जो है ना ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है और इन वैल्यूज़ से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी ना जर्नल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आप मेरे घर आना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए देखेंगे कि मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ, फिर आप देखेंगे कि टाउन कौन सा है, फिर आप देखेंगे स्ट्रीट कौन सी है और फिर आप देखेंगे हाउस नंबर कौन सा है। ये चार चीज़ें, सिटी, टाउन, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, ये चार चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो आप मेरे घर में एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से 4 एटॉमिक क्वांटम नंबर्स हैं, उनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब क्वांटम नंबर की 2 डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन का फर्स्ट हाफ पार्ट सेम है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अच्छा, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एटम में कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। दूसरा ये है इसकी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन का सेकंड पार्ट ये है, डैट गिव एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई हैं, ठीक है। तो इन दोनों डेफिनेशन में से जो आपको आसान लगे, वैसे आसान तो ये फर्स्ट वन है, न्यूमेरिकल वैल्यू डैट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो आप दोनों में से जो आपके लिए आसान हो वो आपने देख लेनी है। ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वन इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। आज के लेक्चर का जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर है, इनको हमने डिटेल से स्टडी करना है और ये क्वांटम नंबर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। देखिए प्रिंसिपल, इसके स्पेलिंग देखें, हेड वाले हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल रूल्स, एक होता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो ये वो वाले हैं, ये हेड ऑफ क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिट्स, शेल, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। एक ही बात है, जो न्यूक्लियस के गिर्द शेल होते हैं ना उनके मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। एन की वैल्यू 1 होगी तो के शेल होगा, 2 होगी तो एल शेल होगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमने देखना है। इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ज़ीरो नहीं होती और पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती। ये आपके पास वैल्यू एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, ये आपने पढ़े हुए हैं। 1 होगा तो के शेल होगा, 2 होगा तो एल शेल होगा, 3 होगा तो एम शेल होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो मैंने ये डायग्राम एक ड्रॉ किया आपके सामने, तो इस डायग्राम से आपको आइडिया होगा। हाइड्रोजन गैस हमने ली थी एक्साइटेड स्टेट में, बुलिश लाइट इमिट हुई थी, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू इसको देखा था, तो ये छोटी छोटी सी लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आई थी, इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट और कॉन्सेप्ट ऑफ शेल दिया था। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ से आया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में सबसे पहली बात है रेडियस के मतलब देता है, टेल अस अबाउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप सबको पता होगा हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में रेडियस कैलकुलेशन की थी और उसमें ये वाला फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास एन स्केयर है, दिस इज एन स्केयर, दिस इज नॉट एन टू, एन स्केयर है, ठीक है। अब देखिए अगर शेल 1 है तो यहाँ पे 1 स्केयर हो जाएगा, उसका आंसर यही होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 स्केयर हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, उसका आंसर कुछ और होगा, वो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने ऐड किया हुआ, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे हम शेल की वैल्यू लिखते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेडियस हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इसकी सेकंड एप्लीकेशन ये है कि ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मतलब बताता है कि एक शेल की, पहले शेल की एनर्जी क्या है, फर्स्ट शेल की अगर आपसे एनर्जी पूछी, यहाँ पे फर्स्ट पुट कर दे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। अगर सेकंड की पूछी जाए, यहाँ पे 2 पुट कर दे तो आपके पास सेकंड शेल की एनर्जी आ जाएगी। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल भी बताता है। अच्छा, थर्ड वन क्या है? साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ एनर्जी लेवल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। मतलब देखिए अगर n 1 है तो उसका साइज छोटा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए n 1 है तो उसका साइज जो है वो ये होगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। n 1 का साइज ये होगा, ठीक है। n 2 का साइज ये होगा, n 3 का साइज जो है वो ये होगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही साइज ऑफ ऑर्बिट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता है। मतलब इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट भी ये बताता है। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आपने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? फर्स्ट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2। अगर सेकंड में आपने फाइंड आउट करने, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इन एप्लीकेशंस को कि रेडियस किस तरह से बताएगा, ये एनर्जी किस तरह से बताएगा, साइज़ किस तरह से बताएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से बताएगा, ठीक है। ये आपके पास देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था, साइज ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n 1 है साइज छोटा है, n 2 है साइज बड़ा हो गया है, n 3 है और लार्जर हो गया है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू ज़्यादा हो रही है उसी तरीके से ये इसका साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन जो है वो मैंने समराइज़ की है टेबल की फॉर्म में। मैंने अभी आपको इसकी लास्ट एप्लीकेशन बताई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल बताता है। देखिए n 1 है तो कई शेल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n की जगह, ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, n की जगह पे 1 पुट कर देना, 2 होंगे। एल शेल में कितने होंगे? n की जगह पे 2 पुट करना है, 8 होंगे। m में कितने होंगे? n की जगह पे 3 पुट करना है, 18 एंड सो ऑन। इस फॉर्मूला की मदद से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि रेडियस के मतलब बताया था। तो ये देखें, ये फर्स्ट शेल का रेडियस कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल n की जगह पे 1 पुट कर दिया, n की जगह पे 2 पुट किया और यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट किया और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया है? 0.529 एंगस्ट्रॉम से। तो आपके पास रेडियस का आंसर आ गया। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन थी स्टूडेंट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपकी बुक में पैराग्राफिंग की हुई है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी जिस तरह से मैंने आपको ये स्लाइड्स बना के शेयर किया हुआ इसी तरह से आप इसको रजिस्टर पे नोट करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो आप इसी तरह से इसको नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वांटम नंबर है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखें, ये हाफ जो इसकी डायग्राम है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। यहाँ तक ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट दे रही है स्पेक्ट्रल लाइंस। अब उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से भी स्टडी किया तो उनको पता चला हर लाइन, ईच लाइन फर्दर स्प्लिट हुई है इनटू फाइन लाइन, क्लोजली स्पेस्ड लाइन। उसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर या इसको बोलेंगे मल्टीपल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा था। अब ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर हमारे पास आया, फाइन स्ट्रक्चर आया, ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल का देता है, सब शेल का कॉन्सेप्ट देता है। वो कहता है शेल के अंदर भी खाने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वो खाने किस तरह से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। इसको एक और नाम देते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के मतलब भी बताता है। ये हम एप्लीकेशन में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसकी वैल्यू आपने देखनी है, वैल्यू एल की क्या है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो देखिए एन की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 एंड सो ऑन n-1, यानी n से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा उससे एक कम होगी। लाइक देखिए ना, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो जहाँ पे n 1 होगा वहाँ पे l क्या होगा, 0 होगा। ये क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है l इज इक्वल टू n-1। अच्छा, ये हमें सब शेल के मुतालिक बताता है। कैसे बताता है वो हम एप्लीकेशंस में देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है वैल्यू ऑफ एल टेल अस अबाउट सब शेल। कैसे, देखिए मैंने अभी आपको लास्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 हो सकती है। अगर 0 होगी तो इसका मतलब है एस सब शेल है, अगर 1 होगी तो पी सब शेल है, 2 होगी तो डी सब शेल है, 3 होगी तो एफ सब शेल है। ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, एफ पी डी एफ। एस मीन शार्प, P मीन प्रिंसिपल, D मीन डिफ्यूज्ड एंड F मीन फंडामेंटल। यहाँ से निकाली गई।
सेकेंड एप्लीकेशन अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, एक शेल में कितने सब शेल हैं ये बताता है। ये ट्रिक है आपको, मतलब थोड़े टाइम में अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए ट्रिक आपके लिए बड़ी मुफीद होगी, बड़ी यूज़फुल होगी। वो किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, ये ट्रिक किस तरह से काम करती है ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। देखिए मैंने सेकंड एप्लीकेशन बताई है, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। आपके पास ये फर्स्ट शेल है, इसमें सब शेल कितने होंगे, ये सेकंड शेल है, इसमें सब शेल कितने होंगे, ये थर्ड शेल है, इसमें सब शेल कितने होंगे। सबसे पहले तो आप टेबल देखें। देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल k होगा, उसमें सब शेल कितने होंगे। आपने उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ सब शेल को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से -1 कर देना। तो आप 1 में से -1 करेंगे 0, मतलब आपके पास नंबर ऑफ सब शेल क्या होंगे, 0 तक होंगे। ये बात आपने समझनी है, 0 तक होंगे, और 0 से मुराद क्या है, ऐसे सब शेल, ठीक है। और अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है, इसमें 2 पुट करें n की जगह पे, 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ सब शेल 1 तक होंगे। पहले 0 आएगा, 0 का मतलब है s, फिर 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या है, p। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको समझाया। अब 2 क्यों आपने यहाँ पे लगाया, क्योंकि आप सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं थर्ड सब शेल में कितने सब शेल होंगे, तो उसके लिए n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, आपके पास आंसर 2 आ जाए, यानी 2 तक सब शेल होंगे। 2 से पहले 0 आएगा, 0 से मुराद है s, फिर 1 आएगा, 1 से मुराद p, और फिर 2 आएगा, 2 से मुराद क्या है, d सब शेल। अब हमने यहाँ पे 3 क्यों लगाया है, क्योंकि हम किस शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड शेल की बात करें। डायग्राम भी देखें। देखिए अब ये फॉर्मूला की तरफ आए, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो यहाँ पे सब शेल कितने हैं, 1 ही है, और वो 1 क्या है, 1s है। अच्छा दूसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ये देखिए 2 है, तो यहाँ पे इसका मतलब है सब शेल कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 से मुराद है पहले s आएगा, फिर p आएगा, दोनों के साथ 2 2 लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास है थर्ड शेल। थर्ड शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या, 3 है, तो इसमें सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे। एक s होगा, p होगा और d होगा, इन तीनों के साथ 3 क्यों लगाया, 3 क्यों लगाया, क्योंकि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ गई होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। जी स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड एप्लीकेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। देखिए सब शेल हमने s पढ़ा है, p पढ़ा है, d पढ़ा है, f पढ़ा, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम किस तरह से मेजर करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला डेट इज आपके सामने है, डेट इज 2 × 2l+1। अब यहाँ पे देखें सब शेल की बात हो रही है, s के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0, ये देखें। p के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1, d के लिए क्या होगी, 2, और f के लिए क्या होगी, 3। आपने सिंपल l की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते जाना है। आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, p में कितने होंगे, 6, d में कितने होंगे, 10, और f में कितने होंगे, 14। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है, डेट इज़ लास्ट। हम शेप ऑफ सब शेल भी बता सकते हैं। पहला सब शेल क्या है, एस, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल स्टडी करना है। सेकंड सब शेल क्या है हमारे पास, पी, पी की शेप क्या होती है, डम्बल। थर्ड है डी, डी की होती है सोसेज, और फोर्थ है एफ, एफ की होती है कॉम्प्लिकेटेड। आपके सामने ये शेप्स हैं। एस की देखें स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कल में है। पी की क्या डम्बल है, मतलब 2 एग्स हैं वो आपस में ज्वाइन है ओरिजिन पे, और ये ऐसे बन रहा है जैसे डम्बल होता है, वो ये जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, मसल्स बनाने वाले उठाते हैं ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। डी क्या है, डी डबल डम्बल है, 2 डम्बल आपस में ज्वाइन हुआ है। एफ क्या है, एफ की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, कॉम्प्लिकेट सी शेप है। तो इस तरह से ये हमें शेप्स के मतलब भी बताता है। तो स्टूडेंट ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। ये थर्ड थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल हो गया, नंबर ऑफ सब शेल इन शेल हो गया, और फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन थी वैल्यू ऑफ एल टेल अस अबाउट द सब शेल। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मैं अगेन आपको कहूँगी कि क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये आप इसको नोट कर लें, नीट करें रजिस्टर के ऊपर। अगर आपको लॉन्ग आता है तो आपने एज सच जिस तरह से मैंने पॉइंट्स बना के आपको करवाया, आपने इसी तरह से कर लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हुआ तो ग्रुप में प्राइवेसी हटाई जाएगी 1 आवर के NR के लिए, तो आप उस घंटे में कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्यूरी हुई, आप वो पूछ सकती हैं, ठीक है।